है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मीठे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने जो हमको जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का विचार। आज के विचार में शुरुआत करने का तरीका है कि मुंह बंद करें और काम में लगे। द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्ड ऑफ द डे यानी आज का शब्द है ऑक्यूपेशन। स्पेलिंग देखें, OCCUPATION। ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का हिंदी अर्थ होता है व्यवसाय, पेशा या कब्जा। कोई भी नौकरी या व्यवसाय को हम इंग्लिश में ऑक्यूपेशन कहते हैं। और जब कोई देश सैन्य बल से किसी दूसरे देश पर अधिपत्ति बना ले अर्थात कब्जा कर ले, तो उसे भी हम इंग्लिश में ऑक्यूपेशन कहते हैं। हाउ टू यूज दिस वर्ड टू मेक सेंटेंसेस। तो इसमें पहला सेंटेंस हम देखते हैं, ही इज अ राइटर बाई ऑक्यूपेशन। वह पेशे से एक लेखक है। वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन रोमन ऑक्यूपेशन ऑफ ब्रिटेन। हम ब्रिटेन के रोमन कब्जे पर एक परियोजना कर रहे हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। नमस्कार, आज फिर उपस्थित हूँ मैं मज़ेदार पहेली लेकर। प्रथम कटे तो बनती कड़ी, मध्य कटे तो रहती लड़ी। जंगल में वह पैदा होती, दीमक लग जाए मैदा होती। एक बार फिर ध्यान से सुनना। प्रथम कटे तो बनती कड़ी, मध्य कटे तो रहती लड़ी। जंगल में वह पैदा होती, और दीमक लग जाए तो मैदा होती। सोचो बच्चों, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है? सोचो। हाँ, सही सोचा। सही जवाब है लकड़ी। धन्यवाद। नमस्कार, आइए अब देखते हैं 9 फरवरी को इतिहास के झरोखे से। सन 1895 में आज ही के दिन WG मॉर्गन ने वॉलीबॉल का आविष्कार किया। वॉलीबॉल सबसे पहले सन 1895 में संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला गया और 1964 के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में
पहली बार इस खेल को शामिल किया गया। इसमें 6 सदस्य होते हैं। इसकी सर्वोच्च नियंत्रण निकाय FIVB है। सन 1951 में आज ही के दिन स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना करने के लिए सूची बनाने का कार्य शुरू किया गया। भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है। 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। अंतिम जनगणना 2011 में कराई गई थी तथा आगामी जनगणना 2021 में कराई जा रही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की प्रश्नोत्तरी, देश और उनकी राजधानियाँ। प्रश्न 1, कांगो देश की राजधानी कौन सी है? इसका उत्तर है किंशासा। कांगो देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश है। प्रश्न 2, सोमालिया देश की राजधानी कौन सी है? इसका उत्तर है मोगादिशु। आधिकारिक तौर पर संघीय गणराज्य सोमालिया, जिसे पूर्व में सोमाली लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता था, यह अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर स्थित एक देश है। प्रश्न 3, सेशेल्स देश की राजधानी कौन सी है? इसका उत्तर है विक्टोरिया। सेशेल्स में अफ्रीकी महाद्वीप के किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे कम आबादी है। प्रश्न 4, इथोपिया देश की राजधानी कौन सी है? इसका उत्तर है अदिस अबाबा। इथोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। यह अफ्रीका का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। धन्यवाद। हेलो, आज का बाल गीत है लाल खिलौना। लाल रंग का मेरा खिलौना मुझको सबसे प्यारा है। खो जाता है जब यह मुझसे मन उदास हो जाता है। मुरझाया सा मुखड़ा मेरा मम्मी को नहीं भाता है। काम तभी सब छोड़कर मम्मी मेरा खिलौना लाती है। माथा चूम कर मेरा वो खिलौना मुझे थमाती है। लाल रंग का मेरा खिलौना मुझको सबसे प्यारा है। खो जाता है जब यह मुझसे मन उदास हो जाता है। मुरझाया सा मुखड़ा मेरा मम्मी को नहीं भाता है। काम तभी सब छोड़कर मम्मी मेरा खिलौना लाती है। माथा चूम कर मेरा वो खिलौना मुझे थमाती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए मजेदार कहानी। आज की हमारी कहानी है समझदार ऊंट। तो चलो बच्चे शुरू करते हैं। एक अरब और उसका ऊंट तपते रेगिस्तान में यात्रा करते हुए आराम करने के लिए रुके। अरब ने तंबू गाड़ा और उसमें भोजन किया और फिर से ऊंट पर सवार होकर यात्रा के लिए चल पड़ा। ऊंट बेचारा मन मार कर रह गया क्योंकि अरब ने उसे धूप में ही खड़ा रखा। और बच्चों, धूप में खड़े होने से क्या होता है, हमें और अधिक गर्मी लगती है। तो ऊंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। चलते चलते आधी रात हो गई। अरब के दांत ठंड के कारण किचकिचाने लगे और उसने ऊंट को रोका और उसकी पीठ से तंबू उतारकर रेत में ही लगा दिया। उसके अंदर घुसकर वह आराम करने लगा। इस बार ऊंट पहले से ही तैयार था। उसने कहा, मालिक मालिक, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो मालिक ने कहा, तो मैं क्या करूं? ऊंट ने कहा, मालिक मालिक, क्या मैं इस तंबू के अंदर अपना मुंह रख सकता हूँ? मालिक ने सोचा, अगर मैं इसे मना करूंगा तो यह मुझे और ज्यादा परेशान करेगा। तो मालिक ने कहा, ठीक है। ऊंट ने ऐसा ही किया। उसके बाद जब वह मालिक सो गया तो ऊंट ने धीरे धीरे अपने पैर भी उस तंबू के अंदर कर लिए और वह लेट गया। अब मालिक ने कहा, अरे तुम तो अंदर ही आ गए। अब ऊंट ने कहा कि मालिक मालिक, ऐसे तो मैं बीमार हो जाऊंगा। मेरा आधा शरीर गर्म हो गया है और आधा ठंडा, तो इसीलिए मैं पूरा ही अंदर आ जाता हूँ। मालिक ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ पर जो है 2 की जगह नहीं है। तब ऊंट ने कहा, ऐसा कीजिए मालिक, आप ही बाहर निकल जाइए, मैं अंदर लेट जाता हूँ। यह कहकर
ऊंट तंबू में घुस गया और अरब को सारी रात रेगिस्तान की ठंड में गुजारनी पड़ी। इस तरह समझदार ऊंट ने अपना बदला चुकाकर सारा हिसाब बराबर कर दिया। थैंक यू। नमस्कार। आज मोटिवेटर सेल्फ का विषय है दूसरों की अपेक्षा खुद से उम्मीद करें। उम्मीद बड़ी चीज है। हर पल, हर क्षण, हर एक कदम उम्मीद है। क्या दुनिया में ऐसा कुछ भी संभव है जिसके साथ उम्मीद न जुड़ी हो? नहीं। हम सांस भी लेते हैं तो इस उम्मीद से कि हमारी सांसें चलती रहें। इस बात को हम कुछ पंक्तियों के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। रही उम्मीद सारी उम्र कि इस बार जीतेंगे, मगर हर बार की तरह इस बार भी हारे। हमारे ही हुनर में कमी थी, बात इतनी सी, तसल्ली देने को कह लो कि तकदीर के मारे। यहाँ पर जीतना और हारना दोनों बेमानी है। जो कल हारे थे अब जीते, और जो कल जीते थे वो अब हारे। हार भी गए तो हारा कौन, और जीते भी तो जीता कौन। किसी की उम्मीद जीती और हारा कौन, हार भी किसी की उम्मीद की ही हुई। दूसरों से अत्यधिक उम्मीद करने का यही हश्र होगा। जब वो जीतेंगे तो आप खुद को जीता हुआ महसूस करेंगे, और जब वो हारेंगे तो आप खुद को हारा हुआ महसूस करेंगे। बेहतर है दूसरों से उम्मीद करने के बजाय आप खुद से उम्मीद करिए, तभी आप प्रगति कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, सफल हो पाएंगे। और दूसरों की नाकामी की वजह से ना तो आपकी उम्मीदें टूटेंगी और ना ही आपको दुख होगा। जिसने अंत तक प्रयास किया और वो जीत गया, जिसने नहीं किया वो हार गया। इसमें नाउम्मीदी कैसी? एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योर सेल्फ, यू विल गेट इट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक गतिविधि के बारे में बात करते हैं। आज हम कक्षा 5 के गणित विषय के एलो कोड M509 के विषय में बात करने वाले हैं। आज का विषय है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। यह एलो कोड औसत की संकल्पना से जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं इस प्रकार की संकल्पनाओं को कैसे हम स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। साथ ही औसत की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए आप छात्रों को एक लाइन में खड़ा करें, और यह लाइन लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए। लाइन में कम से कम 10 छात्रों को अवश्य खड़ा करें, और अन्य छात्रों से अब पूछें कि लंबाई के आधार पर मध्य लंबाई किस छात्र की है। इसी प्रकार से आप एक लकड़ी ले सकते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, और ये टुकड़े अलग अलग लंबाइयों के होने चाहिए, और इनको भी बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में इन्हें रखें। और फिर छात्रों से पूछें कि इनमें से वो उस लकड़ी का टुकड़े को उठाएं जो मध्य लंबाई का है। मध्य लंबाई को स्पष्ट करें छात्रों के साथ कि ऐसी लंबाई जिससे कम भी उतने ही हों और ज़्यादा भी उतने ही हों, अर्थात जिसको एक औसत लंबाई हम कह सकते हो। अब इसी प्रकार की गतिविधियां संख्याओं के साथ कीजिए, जिससे कि और ज़्यादा हम स्पष्ट तरीके से स्पष्ट कर सकें। जब संख्याओं के साथ काम कर रहे हों तो रोचकता बनाए रखने के लिए हम उम्र से संबंधित, लंबाई से संबंधित, समय से संबंधित और धनराशि यानी रुपयों से संबंधित संख्याओं के लिए गतिविधियां प्रस्तुत करें, और यह पूछें कि इनमें मध्यम यानी औसत कितना है। यहाँ जब ये स्पष्ट कर रहे होंगे तो संख्यात्मक रोचकता को बनाए रखने के लिए आप किसी कहानी का भी रूप दे सकते हैं। यहाँ गतिविधि जब करा रहे हों तो छात्रों के साथ आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत अधिक आवश्यक है। और जब छात्रों को पूरी कहानी बनाते हुए औसत की संकल्पना को स्पष्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि छात्र बहुत आसानी से इन सवालों के जवाब दे पा रहे हैं। इस प्रकार से इस गतिविधि को हम करा सकते हैं। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।